हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास कैसे चल रही है पढ़ाई? बहुत बढ़िया, ठीक है। सही समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है ना? चलो, अपन ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चेयर फॉर्म, और चेयर फॉर्म से रिलेटेड अपन ने बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि कैसे हम स्टेबल कंपाउंड, कैसे हम मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर को ड्रॉ करते हैं इन चेयर फॉर्म। आज हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अबाउट चेयर फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको चीजें सिखाई, मैंने आपको चीजें बताई कि कभी भी आपको अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो तो बल्कि ग्रुप को हमेशा कहां रखना है? इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है, ठीक। स्मॉल ग्रुप को हमेशा कहां रखना है? एक्सियल पोजीशन पे रखना है, ठीक है भाई। समझ में आती है इतनी चीजें, ठीक। अब बात यह आती है कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे ये कंपाउंड आ जाए, एथिल है और मैथिल है, या इसको सिस फॉर्म बनाते हैं, ट्रांस ना बनाकर इसको सिस फॉर्म बनाइए तो ज्यादा मजा आएगा। मान लीजिए मेरे पास ये है और मुझसे किसी ने कहा ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर अबाउट मैथिल एंड एथिल ग्रुप। अब बात यह आती है कि जब हम इसमें चेयर फॉर्म बनाएंगे तो ध्यान दीजिए जरा, जब हम इसकी चेयर फॉर्म बनाएंगे तो चेयर फॉर्म में क्या चीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होगी? एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? एक्सियल बॉन्ड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सिंपल अप डाउन का मेथड लगाकर हमें एक्सियल बॉन्ड को बना लेना है। एक्सियल बॉन्ड के बाद फिर क्या बनाना है? इक्विटोरियल बॉन्ड। तो इक्विटोरियल बॉन्ड बना लेने, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, सिंपल। तो हमने इक्विटोरियल बॉन्ड भी यहां पर अच्छे से बना लिए। समझ में आती है सारी चीजें कि कैसे हमने यहां पर इक्विटोरियल बॉन्ड बनाए, ठीक है भाई। अब बात यह आती है कि सर 1 और 2 पोजीशन पे मैथिल ग्रुप है और एथिल ग्रुप है, तो 1, 2 पोजीशन अगर मैं इसको मानूं तो या तो मेरे पास ऑप्शन है मैं यहां रख दूं ऊपर और ऊपर, क्योंकि सिस फॉर्म है तो सेम साइड होने चाहिए, या फिर मेरे पास ऑप्शन क्या आता, या फिर मेरे पास ऑप्शन क्या आता है बच्चों? मेरे पास ऑप्शन आता यहां पर, ध्यान दीजिएगा, या फिर मेरे पास ऑप्शन आता यहां और यहां रखने का, कि अगर मैं मैथिल और एथिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो उनकी पोजीशन में कहां रखूंगा। अब बात यह आती है कि सर एक बॉन्ड एक्सियल है और एक सर इक्विटोरियल है, क्योंकि अगर सिस फॉर्म है तो एक बॉन्ड तो एक्सियल आएगा और एक इक्विटोरियल आएगा। अब सर बताइए, जब हमें मोस्ट स्टेबल ड्रॉ करना है तो मोस्ट स्टेबल के लिए मैं इक्विटोरियल पे किसको रखूंगा? क्योंकि एक ही पोजीशन इक्विटोरियल है तो किसी एक को ही इक्विटोरियल पे रख सकता हूं। तो इक्विटोरियल पे हमेशा क्या रखना है बच्चों? बल्कि ग्रुप। तो बल्कि ग्रुप कौन है? ये है बल्कि, मैथिल से ज्यादा बल्कि है। इसका मतलब एथिल कहां रखा जाएगा? यहां रखा जाएगा, और मैथिल कहां रखा जाएगा? यहां रखा जाएगा। इसी तरीके से यहां क्या रखा जाएगा? एथिल ग्रुप, और यहां क्या रखा जाएगा बच्चों? मैथिल ग्रुप। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कन्फॉर्मर अगर ऑप्शन दिए हो एक से ज्यादा, तो यहां दोनों ही चीजें सेम बनाई रखी है मैंने, कुछ डिफरेंट नहीं है, दोनों की स्टेबिलिटी बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि दोनों में ही एक पोजीशन इक्विटोरियल है, एक एक्सियल है। इक्विटोरियल पोजीशन पे उसे रखना है जो बल्कि हो, एक्सियल पोजीशन पे उसे रखना है जो स्मॉल हो। तो बताओ मैंने कहां रखा? एथिल और मैथिल को, समझ में आ गया। बाकी जगह क्या रखोगे? हाइड्रोजन। दिस इज योर आंसर, हो गया। एक बार जेई में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, हमसे पूछा गया था यहां पर कि बताओ अगर मैं एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन पे एटम लगाता हूं तो मैं उनकी पोजीशन को क्या रखूंगा। इंपॉर्टेंट था, जेई पूछ चुका है इस पर, तो क्वेश्चन आ भी सकता है।
तो कॉन्सेप्ट्स को समझे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रहेगा। क्लियर? चलिए, समझ में आ गई ये बातें। इससे रिलेटेड आप सारी चीजें आप कर सकते हो। एक और बात इसमें रह गई, और वो बात है व्हेन इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो वहां पर क्या केस आता है, वहां हम किस पोजीशन को रखते हैं, उन चीजों को भी आप समझ लें। सेम वैसा है जैसा मैंने आपको गॉच फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म में बताया था, सेम वैसा यहां पर भी है। यहां पर भी अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन वाली चीजों को हमेशा दूर रखते हो या पास रखते हो? पास रखते हो। और पास रखते हो तो बताओ एक्सियल बॉन्ड पास पास होते हैं या इक्विटोरियल? एक्सियल बॉन्ड। तो जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास किसी ने कहा होता यहां OH है, OH है, सॉरी, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर अबाउट दिस अमाउंट। क्लियर? तो अब मैं क्या करता, सबसे पहले मैं चेयर फॉर्म ड्रॉ करता। सबसे पहले मैं क्या करता, चेयर फॉर्म ड्रॉ करता। चेयर फॉर्म में फिर क्या बनाता, एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड बनाता। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आप कभी नहीं भूलोगे, ये जो मैंने तरीका बताया बनाने का, ये बहुत अच्छा तरीका है, आप कभी नहीं भूलोगे। अब आपको OH और OH कहां रखना है, एक्सियल पोजीशन पे या इक्विटोरियल पे? ऑब्वियस ही बात है एक्सियल पोजीशन पे, जिससे कि इनमें क्या हो, अट्रैक्शन हो जाए। आपको देखने में नहीं लग रहा होगा कि सर अपोजिट तो लग रहे हैं, आपको देखने में अपोजिट लग रहा है, एक्चुअल में जब ये चेयर फॉर्म में होते हैं 3D फिगर में तो इनमें अट्रैक्शन हो रहा होता है। तो ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अब हमारे पास चीजें चेंज हो जाएंगी और ये बन जाएगा मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। ठीक, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए, यहां पर अपने पास चेयर फॉर्म से रिलेटेड सारी बातें अपन ने यहां पर सीख ली, सारी बातें अपन ने यहां पर कर ली चेयर फॉर्म से रिलेटेड। जो क्वेश्चन मुझे समझाना था वो भी मैंने यहां पर समझा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स में अब जो आने वाला है वो पूरी तरीके से आने वाला है कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर। क्या आप सर पढ़ाने वाले हैं अपन इसके बाद? अब यहां पर कन्फॉर्मेशन की सारी बातें अपन ने कवर कर ली, एक एक बात कवर कर ली जो हमने बुक्स वगैरह में कभी भी देखा होगा। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो छूट गई हो, नहीं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो रह गया हो, बिल्कुल नहीं। रह गई है तो सिर्फ आपको रिवाइज करने की प्रैक्टिस, आप रिवाइज करना शुरू करो। चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि जब चीजें ज्यादा हो जाती है तो रिवीजन करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, दिक्कत खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया आपको ये कैसे किया मैंने? अब अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या होते हैं बात करते हैं। उससे पहले इनके पॉइंट्स के बारे में अपन जानेंगे कि यहां पर क्या क्या पॉइंट यूज आने वाले हैं, क्योंकि जब हम उनके बारे में सीख जाएंगे तो अपन ये भी सीख जाएंगे कि एक्चुअल में ये क्या है। जैसे हम यहां पर बोले कि अभी अपन ने पढ़ा था क्या, कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल को हिंदी में बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप। समरूप का मतलब होता है एक समान, एक समान दिखने वाले, एक समान सब कुछ। तो वहां पर उसे हम क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मर बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर सिस है तो सिस है, ट्रांस है तो ट्रांस है, एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। वो पार्ट किस में आता है? कॉन्फ़िगरेशन में आता है। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहां पर कायरल सेंटर के बारे में। कायरल सेंटर क्या होता है सबसे पहले अपन ये सीखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट अपने को बहुत ज्यादा काम आने वाला है।
बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए इस पॉइंट को अपन जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। इसके बाद अपन कवर करेंगे कायरल सेंटर के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। इससे रिलेटेड 2-3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उन्हें भी हमें कवर करना है। क्लियर बात समझ में आती है? ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास कायरल सेंटर की बात आती है तो कायरल सेंटर का क्या मतलब होता है? दोस्त कार्बन which have all different valencies. ऑल डिफरेंट वैलेंसीज मतलब क्या हुआ? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब अगर मेरे पास यहां पर A है, B है, C है और D है, तो मैं ये कह सकता हूं कि कायरल सेंटर होने के लिए A इज नॉट इक्वल टू B, इज नॉट इक्वल टू C, इज नॉट इक्वल टू D। सिंपल। कायरल सेंटर वो कार्बन है, वो कार्बन सेंटर जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग हो, हमेशा क्या होगा? कायरल सेंटर होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3। हमेशा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। ध्यान रखें, फिर से मैं आपको बताना जा रहा हूं, कायरल सेंटर वो सेंटर है जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो? डिफरेंट हो। इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? इसको डिनोट हम कैसे करते हैं? इसे डिनोट हम करते हैं स्टार से। किससे डिनोट करते हैं? स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? कायरल सेंटर। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। चलिए एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल की तरफ से हम समझते हैं कि क्या चीजें होती हैं। देखिए, अगर मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल कई सारे रखूंगा, आप उनको ट्राई करेंगे और वहां बताएंगे कि कायरल सेंटर है या नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। पहला एग्जाम्पल आपको देखना है कि इस पहले एग्जाम्पल में कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं। देखिए, ध्यान से देखिए, क्या यहां कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं। तो मैंने आपको बताया, आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। क्या सारे कार्बन का sp3 है? बिल्कुल सही बात है। चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। अब अगर वैलेंसी की बात करो तो यहां पर 3 वैलेंसी हाइड्रोजन है, तो ये सेंटर नहीं हो सकता। यहां 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर हो गए। यहां 1 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है। तो सोचिए, अगर कभी भी कायरल सेंटर आपको देखना है तो आपको हमेशा उस पोजीशन पे जाना है जहां इसकी कम से कम 3 वैलेंसी कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। आपको हमेशा उसी पॉइंट को चेक करना है। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया था ये, तो आपको डायरेक्ट चेक ही नहीं करना था इन्हें। क्यों? क्योंकि ये इस टाइप के हैं ही नहीं। अगर पूछे क्यों नहीं चेक कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि यहां पर दोनों हाइड्रोजन होंगे जो कि सेम होंगे, इसीलिए हम इसे चेक ही नहीं करेंगे। सिंपल। हमें चेक किसको करना है? जहां कुछ 3 वैलेंसीज इस तरह बनी हो। अब देखो, एक वैलेंसी मैथिल है, ये वैलेंसी एथिल है, ये भी एथिल है। इसका मतलब बच्चों यहां पर 2 एथिल ग्रुप आ गए, जिसकी वजह से कायरल सेंटर ये नहीं है, तो नॉट हैव। सीसी का मतलब क्या होता है? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? सीसी। ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गई बातें आपको? चलिए कुछ एग्जांपल और मैं कराता हूं आपको। यहां पर देखिएगा जरा। अब आप फटाफट गिनके एग्जाम्पल नंबर 2 फटाफट बताइएगा। चलिए मुझे बताइए यहां पर कितने कायरल सेंटर है। आपको मैंने बताया आपको कहां चेक करना है, आपको सिर्फ इन जगहों पे चेक करना है, क्योंकि यही जगह है जो कायरल सेंटर हो सकती है। क्योंकि बाकी हाइड्रोजनों ने काम खराब कर दिया है, बाकी के हाइड्रोजन ने क्या किया है? काम ही खराब कर दिया। हम क्यों देखेंगे? नहीं देखेंगे। सिंपल बात समझ में आती है।
तो बताओ यहां पर अगर मेरे पास कार्बन 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 है तो मुझे कौन से कार्बन को चेक करना है? मुझे उसी कार्बन को चेक करना है जो कुछ इस तरीके से दिखते हो। क्लियर? अब देखिएगा जरा, अब मजेदार चीजें आने वाली हैं। अब देखिए, यहां पर है मैथिल ग्रुप डिफरेंट है, यहां ये ग्रुप डिफरेंट है, यहां ये ग्रुप डिफरेंट है, और छुपा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसका मतलब यहां पूरा पूरा ग्रुप, यहां ये बल्कि ग्रुप है, यहां ये एथिल है, यहां ये मैथिल है, यहां ये हाइड्रोजन है। क्या मैं इस सेंटर को कायरल सेंटर बोल सकता हूं और इसे स्टार से डिनोट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। चलिए इसको चेक करते हैं। मैथिल डिफरेंट है, आपको दिख रहा है मैथिल क्या है? डिफरेंट है। यहां ये ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। यहां पर दूसरा ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। और छुपा हुआ हाइड्रोजन क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये भी क्या है? कायरल सेंटर है। तो मैं यहां कह सकता हूं कंपाउंड हैव टू कायरल सेंटर। सिंपल। सीसी का मतलब क्या हुआ? कायरल सेंटर। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए एक एग्जांपल और करें, फिर अपन कई सारे एग्जांपल करेंगे जहां आपको पहचानना होगा कायरल सेंटर है या नहीं। क्लियर? चलिए एग्जांपल नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक। इस कंपाउंड में अगर आपसे पूछा जाए कि कायरल सेंटर कितने हैं तो आप क्या जवाब दोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि कौन सा सेंटर हमें चेक करना है। हमें ये चेक करना है, ये चेक करना है और ये चेक करना है। क्या हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होना चाहिए? sp3। क्योंकि अगर sp3 नहीं होगा तो 4 वैलेंसी कहां से लाओगे? नहीं ला सकते। इसका मतलब sp3 होना जरूरी है। तो मुझे बताओ क्या ये सेंटर कायरल सेंटर है? नहीं। इस सेंटर को चेक करो। मैथिल ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। दिख रहा है अलग अलग ग्रुप है। कैसे देखोगे अलग ग्रुप? जस्ट बगल में सेकेंडरी कार्बन, जस्ट बगल में टर्शरी कार्बन। सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन अलग अलग होते हैं, इसलिए ग्रुप भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और छुपा हुआ हाइड्रोजन अलग होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? कायरल सेंटर। इसी तरीके से यहां ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग। किसी ने कहा सर सेकेंडरी सेकेंडरी है, आगे बढ़ जाओ, आगे ये अलग है, ये अलग है। इसका मतलब ग्रुप क्या हुए? अलग अलग हुए। हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तो बताओ चारों ग्रुप अलग है, तो ये भी क्या होगा? कायरल सेंटर होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं 2 कायरल सेंटर। सिंपल सी बात समझ में आती है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो आपको कायरल सेंटर की कहानी भी आपको पूरी पूरी समझ में आ गई कि कैसे कायरल सेंटर हम देखते हैं। तो हमने ये सीखा कि कायरल सेंटर हम कैसे यहां पर पहचानें। क्लियर है? चलिए भाई, अब अपन बात करेंगे यहां पर कायरल सेंटर के आगे कि कायरल सेंटर में हम किस तरीके से चेक करते हैं कि कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है। क्या चेक करते हैं? कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ये चीजें हमें यहां पर चेक करनी। चलिए मैं आपके सामने कंपाउंड बहुत सारे बनाता हूं, आप एग्जाम्पल की तरीके से उसको लीजिए और फटाफट उसे सॉल्व करिए। बहुत तेजी में करना है क्योंकि अब आप चीजें सीख चुके हैं। कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी अपन करेंगे यहां पर, इसीलिए मैं आपके सामने हर एक एग्जाम्पल यहां पर बता रहा हूं। हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। चलिए 8 एग्जाम्पल है, इन 8 एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व करें और मुझे बताएं कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर होंगे। शुरू करते हैं सॉल्व करना। आपने पहले का आंसर बता दिया होगा। क्या ये भी कायरल सेंटर है? बिल्कुल। क्या ये भी कायरल सेंटर है? बिल्कुल। तो यहां कितने कायरल सेंटर है? 2 कायरल सेंटर। यहां पर देखें, क्या ये कायरल सेंटर है? नहीं, क्योंकि ये sp2 है। क्या ये है? नहीं। क्या ये है?
बिल्कुल बेटा, यहां देखो तो चीजें इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर नहीं है, तो यहां लिखेंगे नो कायरल सेंटर। समझ में आ गया कि कायरल सेंटर कैसे देखते हैं, है या नहीं? क्या आपको समझ में आ गया क्लियरली? यहां बताओ कितने कायरल सेंटर है? 1 2। कितने कायरल सेंटर है? 2 कायरल सेंटर। यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो ये फिगर कुछ इस तरीके से है बच्चों। क्या आपको इस गोले का मतलब पता होता है? बिल्कुल, मैंने आपको बता रखा है एरोमेटिक कंपाउंड में अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इन्हें क्या कहते हैं? राउंड। तो ये कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके का। क्या ये सारे sp2 हैं? sp2 है तो क्या कायरल सेंटर होंगे? नहीं। तो यहां क्या लिखोगे? नो कायरल सेंटर। समझ में आ गई बातें? चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखें। 5th नंबर क्वेश्चन में अगर मुझे चेक करना है तो मैं कहां कहां चेक करूंगा? पहले मैं उनको टिक लगा लेता हूं, क्योंकि यही ऐसे ग्रुप है जो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। बाकी सब के पास 2-2 हाइड्रोजन होंगे जो कि उन्हें कायरल सेंटर बनने से क्या करेंगे? रोक लेंगे। क्लियर है? अब आप देखिए इसको, मैथिल अलग है, यहां टर्शरी कार्बन है, यहां सेकेंडरी है, हाइड्रोजन अलग होगा ही होगा। हाइड्रोजन अब आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? वो कोई नहीं बताएगा कि आपको कि हाइड्रोजन देखो देखो, हाइड्रोजन को देखो, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना? तो चीजें आपको खुद से देखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो मुझे बताओ यहां कायरल सेंटर है क्या? ये कायरल सेंटर है बेटा। ये टर्शरी अलग है, ये अलग है, हाइड्रोजन अलग होगा, इसका मतलब यहां भी कायरल सेंटर होगा। उसी तरीके से यहां भी कायरल सेंटर होगा और यहां भी कायरल सेंटर होगा। क्लियर है? बात समझ में आती है? तो बताओ यहां पर कितने कायरल सेंटर होंगे? तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 4 कायरल सेंटर होंगे। एक बार आपको कायरल सेंटर समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से ऑप्टिकल आइसोमर्स भी समझ में आ जाएगा। देखिएगा 6 क्वेश्चन में देखे और मुझे बताए मुझे चेक कहां कहां करना है? मुझे चेक यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है और यहां करना है। ध्यान से देखिए, क्या यहां ये दोनों ग्रुप सेम है? क्योंकि यहां से आगे जाएंगे तो आपको सेम मिलेंगे, सब कुछ सेम मिलेगा, इसका मतलब ये कायरल नहीं है। यहां से ये तो ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप गए हैं ये तो सेम मिलेंगे, हर जगह सेम जाएंगे, टर्शरी टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर सेकेंडरी। इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो यहां पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो यहां लिखोगे नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर, ठीक है? 7 नंबर में आओ। 7 नंबर में मुझे बताओ कि अगर मेरे पास यहां पर कहां कहां चेक करना है, तो यहां चेक करना है और यहां चेक करना है। क्यों? क्योंकि यहां तो ये क्या है? sp2 है, इसका मतलब ये मैथिल ग्रुप डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आगे जाने पे इसे कार्बन मिलेगा, इसे डबल बॉन्ड कार्बन मिलेगा, इसका मतलब ये कायरल सेंटर है। उसी तरीके से ये भी कायरल सेंटर है, तो यहां कितना लिख सकता हूं मैं? 2 कायरल सेंटर। क्लियर? बात समझ में आने लग गई होगी। 8th नंबर को देखें, 8 नंबर को देखें तो देख के समझ में आता है कि आपको सिर्फ यही ऑप्शन है जो चेक करने हैं, बाकी किसी ऑप्शन को चेक नहीं करना। क्यों? क्योंकि sp2 है। मुझे बताओ हाइड्रोजन अलग होगा, मैथिल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्या ये भी कायरल सेंटर है? तो यहां बताओ कितने लिख सकता हूं? 1 कायरल सेंटर। तो क्या ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए? सारे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए कि कैसे मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल्स को समझा रहा हूं? क्लियर बात समझ में आती है? चलिए अब मैं यहां पर जो बताने वाला हूं वो कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे केसेस हैं, वो भी कायरल सेंटर में इंक्लूड होते हैं। क्यों होते हैं जरा देखिएगा। कायरल सेंटर का मतलब सिंपल से बात है, उसकी चारों वैलेंसीज अलग होनी चाहिए। वो 4 वैलेंसीज कार्बन की अगर हो तो कार्बन की चारों वैलेंसी अलग होनी चाहिए। अगर किसी और की होती है, उन केसेस में मैं आपको बताने वाला हूं, वहां पर भी उसे हम कायरल सेंटर की तरह काउंट करते हैं। जैसे इन केस ऑफ सल्फर, अगर सल्फर का केस आता है तो सल्फर कायरल सेंटर की तरह काम करता है, बिल्कुल करता है। कैसे करता है ध्यान दीजिएगा। सल्फर की बात करें तो सल्फर के पास लोन पेयर होते हैं और बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है? जैसे ऑक्सीजन फैमिली का है ये, तो ऑक्सीजन फैमिली में बॉन्ड कितने बनाते हैं? 2, बाकी बचे लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, सिंपल। अगर बताओ सल्फर कुछ इस तरीके से बनाओ, जैसे S डबल बॉन्ड O,
यहां पर मैथिल है, यहां पर एथिल है और यहां लोन पेयर। क्या मैं इसे बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो सल्फर के पास 4 वैलेंसी दिख रही है। सल्फर के पास कितनी वैलेंसी दिख रही है? 4। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। लोन पेयर को भी एज अ वैलेंसी काउंट करते हैं। तो इन दिस केस sulfur treated like as a chiral center। किसकी तरह काम करता है? कायरल सेंटर की तरह काम करता है। क्लियर है? अगर यहीं पर सल्फर का जो केस है, यहां पर सल्फर का केस, ये लोन पेयर को आपको मैं ध्यान से बताऊं तो इस लोन पेयर पर ध्यान रखना। इस लोन पेयर के बारे में क्या ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोन पेयर जो है नेवर पार्टिसिपेटिंग विथ एनी डबल बॉन्डेड एटम। कभी भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। नेवर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया तो इसकी चौथी वैलेंसी क्या हो जाएगी? खो जाएगी। चौथी वैलेंसी खो जाएगी तो क्या काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मुझे अगर बताओ, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है जहां पर सल्फर का लोन पेयर डीलोकलाइज है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा और यहां पर ये देगा। तो बताओ, इस केस में सल्फर नॉट ट्रीटेड लाइक एज अ कायरल सेंटर। ठीक है? कभी भी किसी कायरल सेंटर की तरह ट्रीट नहीं होगा। कब? जब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हमेशा ये सल्फर किसकी तरह ट्रीट होगा? कायरल सेंटर की तरह ट्रीट होगा। अब ध्यान दीजिए, एक और केस मैं आपको बताने वाला हूं और वो केस है बच्चों, वो केस है यहां बॉक्स में बता देता हूं। देखिए वो केस क्या है। वो दूसरा केस आता है इन केस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर की तरह यूज होता है। कब? जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, A, B, C और D। कंडीशन क्या होनी चाहिए? A is not equal to B, is not equal to C, is not equal to D। तो नाइट्रोजन किसकी तरह काम करेगा? नाइट्रोजन इज लाइक कायरल सेंटर। एक और केस होता है नाइट्रोजन के केस में। देखिए वो क्या होता है। वो केस होता है बच्चों, वो केस मैं यहां बता रहा हूं इसी के साथ में। देखिएगा वो केस क्या होता है। कभी भी अगर नाइट्रोजन को कायरल सेंटर होना है तो एक केस तो क्लियरली पता है मुझे कि 4 वैलेंसी होंगी। 4 वैलेंसी होंगी तो चारों वैलेंसी अगर अलग अलग है तो वो कायरल सेंटर की तरह काम करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर एक केस और बात करूं तो वो केस है बच्चों नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन का लोन पेयर तब रेजोनेंस में काम नहीं आना चाहिए। पहली कंडीशन, नॉट डीलोकलाइज एंड ऑल्सो नो फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने आपको यहां पर। फ्लिपिंग का मतलब होता है जैसे गुलाटी मारना, घूम जाना। अगर वो फ्लिपिंग कर गया तो वो कायरल सेंटर नहीं है। अगर फ्लिपिंग नहीं हुई तो वो कायरल सेंटर होगा। फ्लिपिंग कब होगी? जब ये ओपन में होगा तो फ्लिपिंग हो सकती है, और जब ये क्लोज्ड में होगा
फ्लिपिंग नहीं होगी। ध्यान दीजिए, क्या इस केस में नो फ्लिपिंग? क्यों? क्योंकि ये सर्किल में, अब यहां पर इसकी फ्लिपिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर फ्लिपिंग होगी तो रिंग टूट जाएगी, अगर रिंग टूट जाएगी तो काम बेकार हो जाएगा। तो बताओ इसे हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे? ट्रीटेड एज कायरल सेंटर। तो आपको मैंने सारी बातें बता दी, एक एक छोटी छोटी बात बता दी कायरल सेंटर से रिलेटेड। सल्फर कब कायरल सेंटर बनेगा? जब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे। जैसे यहां पर कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं है, कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं है, तो ये सल्फर किसकी तरह काम करेगा? ये किसकी तरह काम करेगा? ट्रीटेड लाइक एज अ कायरल सेंटर। लेकिन अगर मेरे पास सल्फर ऐसा है कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कभी भी कायरल सेंटर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। नाइट्रोजन का केस बताया मैंने आपको। नाइट्रोजन पहले केस में अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो चारों बॉन्ड उसके डिफरेंट होंगे। चारों बॉन्ड डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली बात उसे हम कायरल सेंटर कह सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का फिगर है जहां पर चारों बॉन्ड अलग अलग है, नो डाउट, यहां मैं लिख सकता हूं ABC, लिख सकता हूं, अलग अलग है, चारों बॉन्ड अलग अलग है, लोन पेयर अलग है, लेकिन यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है फ्लिपिंग। यहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? फ्लिपिंग प्रेजेंट है। और फ्लिपिंग प्रेजेंट है तो बताओ फ्लिपिंग होने से कायरलिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसीलिए फ्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होना चाहिए। यहां पर डीलोकलाइज करा दिया था मैंने, इसको डीलोकलाइज नहीं होना चाहिए। तो ये किसकी तरह काम करेगा? ट्रीटेड एज लाइक कायरल सेंटर। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं इसके, और अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम क्या बातें यहां पर कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो हमने ये सीखा कायरल सेंटर के बारे में, क्योंकि कायरल सेंटर सीखना बहुत जरूरी है। अभी पूरी ऑप्टिकल में अपन कायरल सेंटर का गेम ही खेलेंगे। तो जिसका गेम खेलना है उसे अच्छे से समझ लो, तभी तो उसको यूज कर पाएंगे अपन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना किसी को? तो क्लियर हो गया होगा यहां पर कि नाइट्रोजन कब कायरल सेंटर आएगा और सल्फर कब आएगा। सिंपल कहानी है, सल्फर की 4 वैलेंसी में एक डबल बॉन्ड O होगा, 2 डिफरेंट वैलेंसीज होंगी, और लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया तो कभी भी उसे कायरल सेंटर काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, नाइट्रोजन के केस में लोन पेयर क्या होना चाहिए? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ वहां पर फ्लिपिंग भी नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मुझे ये कंपाउंड दिया गया और इस कंपाउंड में मुझसे पूछा गया फाइंड द कैलकुलेट द नंबर ऑफ कायरल सेंटर, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। आपको टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर बोला गया है, तो बताइए सबसे पहले सल्फर, क्या यहां सल्फर कायरल सेंटर की तरह यूज होगा? वैलेंसी डिफरेंट है, वैलेंसी डिफरेंट है, लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कायरल सेंटर है। इस सल्फर की बात करें तो यहां लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब नॉट ट्रीटेड लाइक कायरल सेंटर। समझ में आ गया है आपको बात कि ये सल्फर क्यों नहीं है और ये सल्फर क्यों है। इस मैथिल की बात करें तो चारों अलग अलग है, ऑब्वियसली बात है ये भी कायरल सेंटर होगा। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की वैलेंसीज अलग है, बिल्कुल अलग है, लोन पेयर अलग है ही, फ्लिपिंग नहीं होगी, तो यहां है नो फ्लिपिंग। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर रिंग से जुड़ा होगा तो फ्लिपिंग नहीं होगी। तो बताइए फ्लिपिंग नहीं होगी तो किसकी तरह काम करेगा? कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। यहां पर आओ, क्या ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन क्या कायरल सेंटर की तरह काम करेंगे? ध्यान से देखिए, किसी को छोड़ना नहीं है भाई। यहां ये भी डिफरेंट है तो ये भी कायरल कार्बन, यहां पर डिफरेंट है तो ये भी कायरल कार्बन, यहां पर भी डिफरेंट है तो ये भी कायरल कार्बन, यहां पर भी डिफरेंट है तो ये भी कायरल कार्बन। चेक कर सकते हैं नाइट्रोजन होगा कि नहीं होगा,
होगा क्योंकि फ्लिपिंग नहीं है और चारों वैलेंसी अलग अलग। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी 9। टोटल काउंट करें तो आपके पास आ रहे होंगे 9 कायरल सेंटर। तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर आए? 9 कायरल सेंटर। चलिए एक क्वेश्चन आप कर दीजिए यहाँ पर मेरे लिए, जिससे कि आपको कायरल सेंटर की कहानी पूरी तरीके से समझ में आ गए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देते हैं जिससे आप बढ़िया से इसको सॉल्व करें। चलिए मुझे बताइए कहां पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है और कहां कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं। चलिए मुझे आप बढ़िया से बताएं यहां पर कि कायरल सेंटर कितने होंगे। तो यहां आपको वही सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। चलिए लाइन से करें, गलती बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे करें, गलती नहीं होगी, धीरे धीरे करें, कोई गलती नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में क्या होना चाहिए? नो फ्लिपिंग। तो नो फ्लिपिंग है यहां पर, तो ये कायरल सेंटर की तरह काम होगा। कहां कहां चेक करना है जरा उनको पॉइंट कर सकते हैं आप, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि मुझे यही चेक करना है, कोई चीज रह ना जाए। बताइए ये कायरल सेंटर है क्या सल्फर? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां रेजोनेंस हो रहा है, आपको रेजोनेंस की कंडीशन पता है, तो यहां पर कायरल नहीं। ठीक, इस सल्फर की बात करें तो इसका रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट, लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, तो यहां रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसे मैं कायरल सेंटर काउंट कर सकता हूं। बचे हुए ग्रुप को देखें तो यहां पर डिफरेंट है, यहां भी डिफरेंट है, यहां भी डिफरेंट है, देख सकते हैं आप डिफरेंट है। यहां पर ग्रुप्स डिफरेंट है, यहां पर भी डिफरेंट है, दिख रहा है, यहां भी डिफरेंट है, यहां भी डिफरेंट है और यहां भी डिफरेंट है। बात आती है इस नाइट्रोजन की। इस नाइट्रोजन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये नाइट्रोजन फ्लिपिंग का केस है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई नाइट्रोजन सर्किल में बॉन्डेड नहीं है, तो यहां मैं लिख सकता हूं फ्लिपिंग पॉसिबल। और फ्लिपिंग पॉसिबल है बच्चों, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि फ्लिपिंग पॉसिबल है, तो नॉट लाइक एज कायरल सेंटर। कायरल सेंटर की तरह ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो आज अपन ने यहां पर कायरल सेंटर की कहानी बहुत अच्छे से सीखी, सारे प्रोजेक्शन को अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिया, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लिया। अपन नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे पढ़ेंगे, कायरल सेंटर के आगे पढ़ेंगे, कायरल सेंटर से रिलेशन क्या होते हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से ये सारी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको? कायरल सेंटर समझ में आ गया बहुत अच्छे से? कायरल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए मैं यहाँ पर कायरल सेंटर आपको बता रहा हूँ। ये सारे केसेस मैंने आपको बता दिए, इन केसेस में कायरल सेंटर प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।